हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई विश आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आज का सेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। हमारा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक फुली कंप्लीट हो चुका, पूरा सिलेबस खत्म हो चुका और अब टाइम है रिवीजन टाइम। और आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, आपको पता भी चल गया होगा, अभी तक पता चल गया है ना। तो आपको आज पता चल जाएगा कि आपके न्यू बैच का टाइमिंग क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट किस टाइम पर पढ़ाए जाएंगे, ये सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले, एक छोटा सा क्विक रिवीजन करने वाले, सुपर फास्ट रिवीजन। जरा देखा जाए कि अभी तक में हमने आपको जो पढ़ाया है याद है या फिर बस पढ़ते जा रहे हो भूलते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो भूलते जा रहे हो। ठीक है, आप लोग सेशन पहले तो शेयर कर दो। सबसे पहले आज का जो क्लास है उसे शेयर कीजिए। अ वेरी गुड मॉर्निंग रितु प्रिया, सिट्टू बाबू, रोशन, आर्मी लवर, कॉमेडी ग्रुप, ओके, बनारसी बाबू व्लॉगर, गुड मॉर्निंग। नीतीश राणा, अ वेरी गुड मॉर्निंग। हार्डवर्क नीट, गुड मॉर्निंग दीदी, गुड मॉर्निंग हार्डवर्क नीट। सिंपल मुंडा, अ वेरी गुड मॉर्निंग। 1 2 3 4 मैडम जी राधे राधे। कि तुम लोग इतना अजीबो गरीब नाम कहाँ से लेकर आते हो, कम से कम कोई ऐसा नाम रखो कि कोई बोल सके। पापा की परी, गुड मॉर्निंग माय डियर मैम जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग। साइंस स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रिंस नंदनी, ब्यूटी कुमारी, पूजा चौहान, निधि मैम का लाडला, अ वेरी गुड मॉर्निंग। रोहित, ब्यूटी, प्रिंसेस नंदनी, प्रिंस यादव, सोनाली गिरी, कार्तिक कुमार बीएससी। अरे कार्तिक, अब बहुत समय बाद हमें लग रहा है दिखाई दे रहे हो। शिवम, अ वेरी गुड मॉर्निंग शिवम। दीपू राजभर, अभय विश्वकर्मा, पवन कुमार, रोहित कुमार यादव। आई थिंक अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है पवन, अब जितने बच्चे रह गए हैं लास्ट में भी आप लोगों को मॉर्निंग विश जरूर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं, एक सुपर फास्ट क्विक रिवीजन पर चलते हैं जहां पर मेरे कुछ सवाल होंगे और जवाब आपको देना है। सबसे पहले हम 1 लीनियर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला शुरुआत होगा 1 लीनियर सवाल से। तुम लोग 50 पार करो ताकि हम पहला सवाल बके यानी बोले। ठीक है, जल्दी से आप लोग 50 स्टूडेंट्स कंप्लीट करो। श्वेता पटेल, गुड मॉर्निंग मैम जी, रहुआ ठीक बानी ना? हाँ मैं एकदम मस्त। श्वेता आपन बतावा जा, सभी लोग बढ़िया? गौतम कुमार, मैम इंग्लिश में बात कहनी थी। अर्चना यादव, गुड मॉर्निंग। टारगेट यूपीएससी राठौर, यस। चलो 49 हो गए, एक और स्टूडेंट्स चाहिए ताकि हमारा क्या हो जाए, 50 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो। बताओ, एक समय था कि जब 150 बच्चे पार होते थे। ठीक है, 150 स्टूडेंट्स रेगुलर निधि मैम की क्लास में आते थे और आज का एक टाइम है कि निधि मैम की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और अभी तक 50 स्टूडेंट भी तैयार नहीं है। मतलब आप लोगों को वेट ही नहीं है निधि मैम की क्लास का। निधि मैम आएंगी, पढ़ाना होगा पढ़ाएंगी, नहीं पढ़ाना होगा नहीं पढ़ाएंगी। हम लोग तो बड़े इंसान, हम लोग क्यों वेट करें, है कि नहीं। चलो 50 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुके, तो अब हम अपना आज का पहला सवाल आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग होगा 1 लीनियर क्वेश्चन से। आज का पहला सवाल जो आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है, आज का पहला सवाल, और ऐसे सवाल लाएंगे ना, इतने तीखे सवाल, जवाब देना नामुमकिन होगा। ठीक है, तो आज का पहला सवाल आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। तो पहला थोड़ा सा घाली मूली सवाल से शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने सुना था कि अगर
वो कहावत है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। ठीक है, अगर पहली बार आप किसी से अच्छे से मिलते हो तो आखिरी बार भी अच्छी मुलाकात होगी। ठीक है, तो आपसे पहला सवाल घाले मूली वाला, एकदम क्या कहते हैं वो, बैट बॉल खेलते ना क्रिकेट, तो डुगरा के बॉल फेंका जाता है, तो समझ लो डुगरा के क्वेश्चन आपके लिए हम फेंक रहे हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RCH? आपको RCH का पूरा नाम बताना है। ठीक है, बहुत आसान सवाल, RCH का पूरा नाम क्या है? ठीक है, इसको हटाते हैं, लिखता स्टार्ट करते। पहला ओहो, व्हाइट पर येलो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? RCH का पूरा नाम। ठीक है, कौन बता रहा है? कोई बच्चा जिसको आंसर पता हो, जो बताना चाहता हो? श्वेता मैम मेरी बात नहीं सुन रही, गुड न्यूज देना है मैम को। हाँ जी, सिंपल सुनाइए। रेड सेल हार्मोन। वाह कार्तिक वाह, तुम तो एकदम दिल जीत लिए। अब हमें समझ में आया कि आप इतने दिन से आ क्यों नहीं रहे थे। पता नहीं कौन से जगह पर क्या पढ़ाई करने चले गए थे आप। गलत है, RCH का पूरा नाम बिल्कुल गलत है कार्तिक। ब्यूटी कुमारी का आंसर सबसे पहले आ गया, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। कॉमेडी ग्रुप, एंट्रेंस का क्लास कब से चालू होगा? कॉमेडी, आई एम सो सॉरी बच्चा, हमें एंट्रेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, हम अभी केवल और केवल जस्टवेल पर बायोलॉजी फैकल्टी के एज अ बायोलॉजी फैकल्टी हैं। ठीक है, रेशवा पर अभी मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, मतलब कब एंट्रेंस स्टार्ट हो रहा है ये हमें नहीं पता है। रेप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, ऋतिक नवड़ा बोल रहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हार्मोन, उल्टा सीधा अपने मन ने कुछ भी। कॉन्ग्रेचुलेशन सिंपल मुंडा। अच्छा, बैड न्यूज ये है कि मुझे आपके चरण स्पर्श करना है। मत करो मेरे चरण स्पर्श, ठीक है? अगर ये बैड न्यूज है तो भैया मत करो। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, ओके आर्मी लवर, ओके डन। चलिए, आधे से ज्यादा बच्चे गलत आंसर दिए हैं हमको। ठीक है, करेक्ट आंसर देखो क्या है। करेक्ट आंसर होगा रेप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, RCH का पूरा नाम रेप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। क्लियर है? ये देखो, ये आपका बिहार वालों में MCQ में तो हर साल पूछा जा रहा है, तो मतलब 1 नंबर तो आपका गया। और यूपी वाले 2 नंबर के सवाल में पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट बोलेगा RCH का पूरा नाम बताइए, और आप बस उल्टा सीधा लिख कर आना रेड सेल हार्मोन। पता नहीं ये कब खोजा गया, ये डेफिनेशन, ये फुल फॉर्म खोजा कब गया, हमको तो आज तक यही पता नहीं चला। रेड सेल हार्मोन, वाह रे वाह। हाँ जी पापा की परी। देखो, जो बच्चे ये आंसर दिए हैं बिल्कुल करेक्ट है, हम सभी बच्चों को नहीं बोल रहे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गलत आंसर दे रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। अगला सवाल है, आपको बताना है कि कौन से ब्रांड का कॉन्डम बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, आपको बताना है विच इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर मेल्स, मतलब नरों के लिए, जो मनुष्य हैं, जो नर हैं, आदमी हैं, उनके लिए कौन से ब्रांड का कॉन्डम बहुत फेमस है। ठीक है, आपके ये बायोलॉजी के NCERT में डायरेक्ट यही लाइन दिया है, और आपके लाइन टू लाइन उठा के हम बोल रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सपना है डॉक्टर बनने का, बहुत आसान सा सवाल पूछ रहे। हम हमेशा कहते हैं नीट बिहार, यूपी, झारखंड और MP, इन सभी को एक जगह कोई पढ़ा सकता है तो वो जस्टवेल पढ़ा सकता है।
सभी को हम साथ में मिलाकर एकदम प्योर कॉम्बिनेशन बनाकर आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अलग अलग दुनिया अलग हो जाएगा, हम सब एक साथ हैं। तो आपको नीट का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम डायरेक्ट यही पूछा गया था और वही हम लेकर आए हैं। अब देखते हैं कितने बच्चे बता लेंगे। ठीक है, गोल्डन भाई, जापानी ड्यूरेक्स, हो कहाँ चले गए तुम लोग, ये सब क्या लिख रहे? भारत में कौन सा प्रसिद्ध है? हो चलिए, सभी का आंसर गलत है, एक भी बच्चा करेक्ट आंसर नहीं दिया है। दूसरा सवाल आपका था प्रसिद्ध कॉन्डम ब्रांड भारत में। ठीक है, और हमने करवाया था ये आंसर आपको निरोध। ठीक है, निरोध जो कॉन्डम है वो भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, और सबसे ज्यादा बिकने वाला कॉन्डम है निरोध। क्लियर? कुछ बच्चे पूछ रहे थे मैम कॉन्डम क्या होता है? कॉन्डम एक प्रकार का रबर का, ठीक है, आपका ये प्लास्टिक का बना हुआ एक थैली नुमा संरचना है जो आपका संभोग के दौरान स्पर्म को फीमेल के शरीर में जाने से रोकता है। पुरुष इस कॉन्डम को अपने शिश्न पर क्या करते हैं, चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं, ताकि उनके शरीर से निकलने वाला जो सेमन है, सेमन पता है ना, जो वीर्य शरीर से बाहर निकलता है मेल के, उसमें शुक्राणु पाया जाता है, वो शुक्राणु फीमेल के शरीर में ना जा पाए, इस वजह से वो क्या करते हैं, कॉन्डम का उपयोग करते हैं। ये एक प्रकार का गर्भ निरोध विधि है जो पुरुषों द्वारा अपनाई जाती है। ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। और आपको बता दें, अगर इसका प्रयोग, जैसे बहुत बच्चे होंगे अलग ही लेकर जा रहे होंगे इसको, उनको वापस लेकर आते हैं टॉपिक पर। ठीक है, एड्स बहुत ही खतरनाक रोग है, अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगर जो लोग कॉन्डम का प्रयोग नहीं करते हैं उनमें ज्यादातर देखा गया है कि वो एड्स से ग्रसित होते हैं। ठीक है, तो एड्स बहुत ही खतरनाक रोग है क्योंकि अभी तक इसका इलाज भी नहीं ढूंढा गया है। तो एड्स से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है निरोध का इस्तेमाल करना, यानी कॉन्डम का इस्तेमाल करना। क्लियर हो गया? मैम अच्छा हाँ, एक सेकेंड। ओके, अभी हम दीपिका को ही ढूंढ रहे थे। दीपिका, आपके लिए हमें लेकर आना पड़ा उतना दूर से। ये रही मेरी एनसीईआरटी बुक। ठीक है, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक है, कक्षा 12 के पाठ्य पुस्तक। इसमें पूरे एनसीईआरटी मटेरियल जो आप लोग पढ़ते हो, और इसी बुक से हम तो कहेंगे, देखो थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक थोड़ा सा हार्ड होता है, बट ये है कि अगर जो बच्चे एनसीईआरटी को समझ लिए, समझो कि उनका किस्मत बन गया। ठीक है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन नीट, आईआईटी, जेई के लिए आता है। तो जो बच्चे बाकी इन सब एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आप एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़ो। ठीक है, एनसीईआरटी बुक समझ में नहीं आता, इसीलिए टीचर होते हैं, और हम हमेशा 1 to 1 लाइन एनसीईआरटी से उठाकर आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, सोनी गुड मॉर्निंग मैम। नहीं सोनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आया जाए। चलो अगला सवाल है। अगला सवाल बहुत अच्छा। सहेली, आपको पता है सहेली एक क्या है? ओरल पिल है, मौखिक गोली, जिसको हम लोग उपयोग करते हैं। ये महिलाओं के लिए है। सहेली आपका एक मौखिक गोली है जो गर्भ निरोध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आसान सा सवाल, सहेली नामक गोली या फिर ओरल पिल कहाँ पर बनाया गया?
ठीक है, तीसरा सवाल हमारा, तीसरा सवाल, सहेली कहां पर बनाया गया? ठीक है, सहेली का निर्माण किस संस्थान में, किस अनुसंधान में हुआ था? ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, जवाब दीजिए। किसी भी बच्चे को पता है? राजकुमार मैम कॉन्डम क्या है? राजकुमार आप वीडियो थोड़ा सा पीछे करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा डिटेल में हमने बताया कॉन्डम क्या है, फिर भी अगर आप बार बार पूछ रहे हो इसका मतलब दिमाग के पल्ले पड़ा नहीं है। तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, स्पीड को थोड़ा कम करो, फिर आपको धीरे 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 सारा लाइन टू लाइन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अरे लाडला जिशु का आंसर आया लखनऊ स्थित केंद्रीय औषध अनुसंधान। वेरी गुड लाडला, बहुत बढ़िया। ये सिट्टू बाबू साथ साथ क्यों लिख रहे हो? साथ कुछ नहीं होता। हाँ जी अंशु कुमारी, न्यू क्लास भी चलेगी। दीपू बहुत टाइम बाद आप हमारी क्लास में आए। ओके सो कुछ बच्चों का आंसर आ गया। प्रणाम बहन जी, आज बारिश होने के कारण बायोलॉजी में कोचिंग बंद कीजिए। लखनऊ स्थित केंद्रीय औषध अनुसंधान। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो सहेली नामक दवाई जो है, जो महिलाएं उपयोग करती हैं, ये एक प्रकार का साप्ताहिक दवा है। जो महिलाएं बच्चे ना हो, यानी उनके शरीर में निषेचन की क्रिया ना हो, संतान उत्पन्न ना हो, इसलिए वो इस दवाई का उपयोग करते हैं। अब सोचो कि इस दवाई में क्या है, तो इस दवाई में सिंपल सा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन पाया जाता है। आसान भाषा में इसके अंदर हार्मोन्स पाए जाते हैं जो फीमेल के शरीर में शारीरिक बदलाव करते हैं और निषेचन होने से रोकते हैं। ये कहाँ पर बना था? तो लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में हमारा क्या पाया जाता है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान पाया जाता है, जिसको हम लोग CDRI भी बोलते हैं, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, CDRI में सबसे पहला मौखिक दवाई सहेली नामक दवा का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये तैयार रखिएगा। यहां तक क्लियर है? अगला सवाल। अब एक बच्चा हमसे बोला था मैम जितने भी फुल फॉर्म से चैप्टर नंबर 4 का जो एग्जाम में पूछा जाता है प्लीज बता दो। ठीक है, तो एक फुल फॉर्म क्लासेस, ठीक है, जल्दी से सारे फुल फॉर्म रिवीजन करेंगे हम लोग। पहला फुल फॉर्म, ठीक है, पहला फुल फॉर्म आपसे STP, किसी भी बच्चे को, जो भी बच्चा जानता हो जवाब दे दे। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल, 2 नंबर का सवाल है। सोचोगे मैम 2 नंबर में ये पूछा जाता है? हाँ रे बच्चा, यूपी बोर्ड में 2 नंबर का यही सवाल आएगा। STP से आप क्या समझते हैं? तो बस STP का पूरा नाम लिखो, 2-4 रोग STP का बता दो, कहानी खत्म। ठीक है, जो बिहार वाले बच्चे MCQ, STP का पूरा नाम निम्न में से कौन सा है? पहचानिए। तो याद होगा तभी ना पहचानोगे, है कि नहीं? अंशु कुमारी, CDRI का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर? बताइए, क्लियर है? देखो पापा की परी, वाह पापा की परी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वाह। ये P कर दिए हैं क्या? ओके, इसको D कर लीजिए, STP मत करिए, STD। बायोलॉजी में STD होता है और आपका केमिस्ट्री में STP होता है। ठीक है, ये D हमने D बनाया था, पता नहीं वो आधा कैसे रह गया, P हो गया। ठीक है, अब बताओ। यस मैम क्लियर है। अरे सब के सब स्टैंडर्ड टेम्परेचर, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, वाह। एक इधर उधर होता नहीं, तुम लोग फुल फॉर्म भी बना के रख देते हो। ओके, अब देखो STD का पूरा नाम, STD का पूरा नाम चलो हम लिख देते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअली ट्रांस, देखो ये T लिखे, आप लोग को लगेगा P है। सेक्सुअली, रजनी नहीं ना है, वरना वो कहती अभी तक मैम अभी तक डॉक्टर बनी नहीं है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज,
ठीक है, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी ऐसे रोग जो संभोग करने से फीमेल से मेल में या फिर मेल से फीमेल में जाते हैं, उन रोगों को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं। एग्जाम्पल में गोनोरिया, हिपेटाइटिस, सिफिलिस है, आप ये सब, एड्स हो गया, ये सब याद कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। यौन संचारित रोग, बिल्कुल सही, हिंदी में बोला जाए तो यौन संचारित रोग, एसटीडी का पूरा नाम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमटीपी का फुल फॉर्म। एमटीपी का फुल फॉर्म तो याद रखना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एक जगह लिखते चलो, ठीक है, सारा इस चैप्टर का जितना भी फुल फॉर्म है सारा हम करवा देंगे। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। ठीक है, तीसरा एसटीडी हो चुका कंप्लीट, एमटीपी हो चुका कंप्लीट, क्लियर है। अगला है आरटीआई। ठीक है, ये ऐसा है जो किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है निधि मैम को ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है, लेकिन निधि मैम के बच्चे उनसे भी तेज है, तो अगर बता दोगे तब भी हम जीत जाएंगे, नहीं बताओगे तब भी हम जीत जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, आरटीआई का फुल फॉर्म। ठीक है, किसी भी बच्चे को पता है आरटीआई का फुल फॉर्म? आरटीआई किसी को भी? हिंदी भी? राइट टू इंफॉर्मेशन। अरे बायो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से आप लोगों को बता देते हैं, मेरा नाम निधि पांडे है और हम यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी हम सवाल करेंगे वो बायोलॉजी से रिलेटेड होंगे, तो कृपया केमिस्ट्री के, कंप्यूटर के, आईटी के जवाब मेरी क्लास में ना दें। ठीक है, कोई बात नहीं आर्मी लवर, ट्राई टू हार्ड। ठीक है, और अच्छी कोशिश करो। रिप्रोडक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रो, हाँ एक आया है पापा की परी का, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, चलो हम आंसर लिख देते हैं, नहीं आ रहा आप लोगों को। रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी आसान भाषा में जो महिलाओं का वो जो ट्रैक होता है ना, ठीक है, अंडवाहिनी। ठीक है, किसी भी नर या मादा में जो हमारा क्या है, वाहिनी है, जैसे मेल में आपको पता है 4 प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं, याद है? वृषण जालक, एपिडिडाइमिस, शुक्र जालिका, ठीक है, शुक्र वाहिनी, ये सब है ना। अगर उनमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, उनमें क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, बस उसी को क्या कहते हैं, आरटीआई कहते हैं, यानी पूरा नाम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जनन वाहिनी इन्फेक्शन। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। अगला आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडी। ठीक है, वीडी फुल फॉर्म ऑफ वीडी आपका होगा वायरल डिसीज। ठीक है, लिख देते हैं वायरल डिसीज। ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं। 5वां आपका आरसीएच, इसका तो फुल फॉर्म सभी को पता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, 6th हमारा है एड्स, पूरा नाम अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, इससे और क्या फुल फॉर्म बनता है, एचआईवी,
ये भी इसी में आता है। 7वां HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, 7 हो गया। 8वां, 7 कंप्लीट हो चुका। 8 आपका क्या है? CDRI तो पता चल गया ना, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिर भी लिख देते हैं। ठीक है, एक जगह रहेगा तो एग्जाम में आप रिवाइज कर लोगे। एग्जाम के टाइम पर बस इसको उठा के एक बार पढ़ लेना, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और लास्ट हमारा 9th ले लो, IUD। अच्छा, IUD का पूरा नाम किसी को पता है? IUD का किसी को भी पूरा नाम पता है? IUD, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ठीक है, जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, देखो आप लोगों को हम बताएं गर्भ निरोध क्या होता है। गर्भ निरोध का मतलब होता है अगर कोई कपल है, दंपति ये बच्चा नहीं चाहता, जैसे मान लो 2-3 बच्चे हो गए या फिर अभी नई नई शादी हुई है, तो तुरंत अभी पहले खुद कमा लो, पैसा वैसा बना लो, फिर बच्चे। ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम में बच्चे क्या थे, बहुत आसान थे। बच्चों भले ही घर में खाने के लिए खाना हो ना, खुद 2 रोटी खा रहे हैं, लेकिन बच्चे हमें 4 चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मॉडल कहा जाता है ना, मॉडर्न हो रहे हैं, तब हमें पता चल रहा है अरे नहीं, हम 2 हमारे 2। ठीक है, 4-5 करने का कोई फायदा नहीं है, 2 ही करो, क्योंकि हमें पता है बुढ़ापे के टाइम में बच्चे छोड़ ही देंगे। ठीक है, बुढ़ापे के टाइम पे क्या करना है, बच्चे छोड़ ही देंगे, तो 4 रख के कोई फायदा नहीं है। अगर करने वाले बच्चे होंगे तो 2 ही कर देंगे, और नहीं करने वाले होंगे तो 4-5 जितना भी बच्चे होंगे, कोई माँ बाप को नहीं करेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने पेरेंट्स को हमेशा सपोर्ट करना, क्योंकि वो मौका दिए हैं आपके लिए। अगर आपके लिए वो इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो बदले में थोड़ा सा रिस्पेक्ट अगर वो चाहते हैं तो आप उनको दो। ठीक है, क्योंकि पढ़ा तो सब सकता है, लेकिन अच्छे संस्कार सिर्फ पेरेंट्स देते हैं, और बहुत कम टीचर्स होते हैं जो आपको बोलेंगे कि हाँ ये गलत रास्ता है, यहाँ पर नहीं जाना है। वरना आज के जो अब का टाइम चल रहा है, वहाँ पर क्या है, सिंपल सा है, पढ़ाना है, बुक का छपवा दो, कहानी खत्म। उसके बाद बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे कोई मतलब नहीं, आप सैलरी ले रहे हो, सैलरी लो, निकलो। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी आज के टाइम में दूसरों के बारे में सोच रहे, तो आप भी उन लोगों में से बनो। ठीक है, यस दी, ओके डन। तो अपना सभी लोग क्या करना है, अपना मोटो बना के रखो, लक्ष्य फिक्स रखो, और हाँ ऐसा नहीं कि हम जैसे जैसे मॉडर्न होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने संस्कार, अपने पेरेंट्स का जो रिस्पेक्ट करने वाला है वो भूल जाए, उसको भी साथ में लेकर चलो। ठीक है, उसको भी क्या करना है, साथ में लेकर चलना है। तो हम लोग कहाँ पर थे, IUD पर थे। IUD महिलाओं के द्वारा उपयोग की जाने वाली एक विधि है। इसमें महिलाएं क्या करती हैं, अपने गर्भाशय में अलग अलग प्रकार की युक्तियाँ, ठीक है, आइडियाज अपनाती हैं, ताकि वो क्या है, उनके अंदर जो निषेचन की क्रिया होती है वो कंप्लीट ना हो। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन यानी हिंदी में बोला जाए तो अंतः गर्भाशय युक्ति। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। तो ये हो गए मेरे टोटल फुल फॉर्म जो इस चैप्टर से आते हैं। आप स्क्रीनशॉट एक मार लो, मतलब खींच लो। ठीक है, बाकी हम आगे का पढ़ा रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, कृपया करके लाइक का बटन भी प्रेस कर दें। ठीक है, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं और अभी तक हमारी क्लास को लाइक नहीं किए हैं, यार रिक्वेस्ट है थोड़ा सा लाइक वाइक कर दो। ठीक है, लाइक कर दीजिए। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का अगला सवाल बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, पूछे। हाँ जी मैम, पूछिए।
चलो पहले सोच रहे फुल फॉर्म से सारा क्वेश्चन खत्म कर देते हैं, क्या बोलते हो? फुल फॉर्म से खत्म कर दे। जिफ्ट का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ZI? हाँ ये देखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ZIFT? ZIFT का बताओ, GIFT का बताओ, ART का बताओ। ठीक है, सारे फुल फॉर्म्स आज की क्लास में सारे फुल फॉर्म्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। 9 हो गया था, 10, 11, 12। ठीक है, ये फुल फॉर्म्स एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो एक बार बता दीजिए मैम, कॉन्डम को के बार यूज कर सकते हैं? विक्रम यदुवंशी जी केवल एक बार। देखो फीमेल कॉन्डम जो होता है वो महिलाएं आपका 2 से 3 बार उपयोग कर सकती हैं, लेकिन मेल कॉन्डम का सिर्फ एक बार ही यूज करना है। अगर आप दोबारा उपयोग करते हो तो बहुत सारे इन्फेक्शन मतलब बोल सकते हैं कि बहुत सारी बीमारियां आपको देखने को मिलेंगी, और सबसे महत्वपूर्ण एड्स जैसा जो रोग होता है वो इन्हीं सब रीजंस की वजह से होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कॉन्डम केवल एक बार ही यूज करना है। जोन इम्प्रूवमेंट प्लान कोड, पापा की परी हमें लग रहा है किसी दूसरी दुनिया में आ गई। ठीक है, पापा की परी जहां पर अभी आप हो वहां से उड़ो और बायोलॉजी की दुनिया में आ जाओ। ठीक है, बिल्कुल गलत जा रहा है मैम। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, वेरी गुड बबली खुशी। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिनके आंसर जो होते हैं अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ZIFT का फुल फॉर्म लिखा है, उसका पूरा नाम होगा जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होगा? जाइगोट फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ये हमारा क्या है? पहला। अब आ जाओ GIFT का पूरा नाम होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, GIFT में क्या हो जाएगा? गैमेट हो जाएगा। क्लियर है? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, अगला सवाल है ART। ठीक है, आर्ट, ड्राइंग वाला आर्ट मत समझ लेना। ठीक है, ये दूसरा है ART। इसका पूरा नाम किसी बच्चे को पता है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, हाँ, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी पूरा नाम होगा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, 12 क्वेश्चन हो चुके, 13। ठीक है, क्वेश्चन सॉरी फुल फॉर्म नंबर 13 पर आ जाओ। IUT। ठीक है, IUT इसका पूरा नाम होगा इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर। इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर। क्लियर? 13 कंप्लीट। 14 AI, फुल फॉर्म ऑफ AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, ये हो गए हमारे टोटल फुल फॉर्म्स। ठीक है, टोटल फुल फॉर्म्स हो चुके, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिए। ठीक है, फुल फॉर्म्स आप लोग ले लो। ZIFT का पूरा नाम जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट का पूरा नाम गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ART का पूरा नाम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, IUT का पूरा नाम इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर, AI का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये हमारे टोटल 14 फुल फॉर्म्स कंप्लीट हो चुके। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में भी आ रहा होगा। चलो
अच्छा, अब हमें अगला सवाल बताओ, वृषण। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 4th चैप्टर से क्वेश्चन। अब चैप्टर नंबर 3 से आ जाते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन है, आपको हमने वृषण के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, जो मेल है, ठीक है, मेल के, ये हमारा मान लो कोई मेल है, हमने बताया मेल के दोनों टांगों के बीच में एक गोल लटकी हुई संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम वृषण कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको जूम करेंगे तो कुछ इस प्रकार का संरचना दिखाई देगा। इसे क्या कहते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्क्रोटम कहलाता है। क्या कहलाएगा, स्क्रोटम। यही पढ़े हो ना आज तक। अच्छा बताओ इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, जल्दी से बताइए एक बार। वृषण तो इसके अंदर होता है। ठीक है, वृषण आपका एक गोल क्या है, संरचना है, जो संख्या में एक जोड़ी यानी 2 जूता आपका अकेला नहीं होता है, केवल एक जूता नहीं। ठीक है, आपके 2 जूता होते तो हम उसको क्या कहते हैं, एक जोड़ी। वैसे ही संख्या में एक जोड़ी यानी 2। ठीक है, 2 आपके वृषण पाए जाते हैं। वृषण आपका किसके अंदर पैक होता है, इसका जवाब दीजिए। वृषण आपका किसके अंदर क्या होता है, पैक होता है, टेस्टिस। अरे ना ना ना, और कोई, वृषण कोष भूल गए। कैसे तुम लोगों का जिंदगी चलेगा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। इतना आसान आसान सवाल सारा भूल चुके हो। ठीक है, वृषण कोष। ठीक है, वृषण कोष के अंदर आपका क्या है, वृषण पाया जाता है। ये गोल आपका संरचना होता है, अंडाकार होता है। अब इसके अंदर वृषण पालिका पाई जाती है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर वृषण पालिका पाई जाती है। देखो फिर से सुना रहे, फिर से सुनना। मेल में नर के दोनों टांगों के बीच में यानी दोनों जांघों के बीच में एक लटकी हुई संरचना पाई जाती है, जिसको वृषण कोष कहते हैं। उस वृषण कोष के अंदर संख्या में एक जोड़ी वृषण पाई जाती है, जो गोल अंडाकार संरचना होती है। इस वृषण के अंदर आपकी वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं। संख्या बताओ कितनी वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, वृषण पालिकाओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, आसान सा सवाल है, जल्दी से बता दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। सो मेरा चाय आ रहा है। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं, चाय आई होप आ जाए। अरे दो कैसे, हम वृषण की संख्या नहीं पूछ रहे, वृषण के अंदर वृषण पालिका की संख्या पूछ रहे। 2 ओके। चलो, जितने बच्चे जवाब दे रहे बिल्कुल गलत जवाब दे रहे। ठीक है, बहुत ही सरासर गलत जवाब है आप लोगों का, इतनी भारी संख्या में जवाब दिए और सारे बच्चे गलत। ठीक है, तो इसका जवाब दो जल्दी से, और आपको फिर हम एक गुड न्यूज़ देते हैं, ऑफर देते हैं। ऑफर कितना ऑफर मिल रहा है, तुम लोग कितने लकी हो। 200 से 250, ये हुई ना बात, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। वृषण के अंदर लगभग 200 से 250 इस तरीके की क्या पाई जाती हैं, पालियां पाई जाती हैं। 200 से 250 पालियां पाई जाती हैं, और इनको क्या कहा जाता है, इनको वृषण पालिका कहा जाता है। अब जाकर करेक्ट आंसर आया। ठीक है, 1000 बोलने वाला कौन है, अभय कुमार। क्या किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए वो गाना है ना, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, वैसे ही आप लोगों के लिए क्या किया जाए, चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए बोला जाए या क्लास कंटिन्यू करने को कहा जाए। लेट रहोगे अगर आप लोग, पर डे नहीं आओगे, 10 दिन आओगे, 4 दिन गायब रहोगे, तो यही हाल होगा। ठीक है तो इसे वृषण पालिका कहते हैं। वृषण के अंदर 200 से 250 पालियां पाई जाती। अब अगला सवाल हमारा, ठीक है, अगला सवाल, वृषण जालिका के अंदर, वृषण जालिका के अंदर क्या पाई जाती हैं।
वृषण जालिका के अंदर एक नली पाया जाता है, उस नलिका का नाम बता दो। ठीक है, वृषण जालिका के अंदर, मैम इंग्लिश में भी बोलिए ना, सोनाली गिरी। ओके, सो आपको टेस्टिस के बारे में पता है। टेस्टिस क्या होता है? मेल के सेंटर में, ठीक है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, ये तो इतना पता चल गया। टेस्टिस के अंदर आपके टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, कितने? आपके 200 से 250, 200 to 250 टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। और अब आपसे हम अगला सवाल पूछे हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर क्या पाया जाता है? व्हाट फाउंड इन टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स? ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, किसी भी बच्चे को जवाब पता है तो हमको बता दे कि शुक्र, सॉरी अरे आंसर में बोल दिए। निधि तुम्हारा क्या होगा? ठीक है, तो चलो, अभी भी आधे बच्चों को समझ में आया नहीं होगा। वृषण जालिका के अंदर कौन सी नलिका पाई जाती है और कितनी पाई जाती है? आसान सा सवाल। सचिन कुमार मैम, कितने बजे से क्लास लगती है? सचिन कुमार जी, रोज सुबह 7 बजे यहीं पर निधि मैम की क्लासेस यानी बायोलॉजी की क्लास चलती है। शुक्र जनन नलिका, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। वृषण के अंदर पाया जाता है वृषण पालिका, और वृषण पालिका के अंदर लगभग 2 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम शुक्रजनक नलिका कहते हैं। जिसको क्या कहा जाता है? शुक्रजनक नलिका। क्लियर? अंग्रेजी में बोले तो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर है? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। हिंदी वाले बच्चे, वृषण के अंदर 200 से 250 पालियां पाई जाती हैं, जिनको वृषण पालिका के कहते हैं। और हर पाली के अंदर लगभग 2 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनको शुक्रजनक नलिका कहते हैं। अगला सवाल है, इस शुक्रजनक नलिका के अंदर, ठीक है, देखो डब्बा के अंदर, डब्बा में केक, मेरी मैम लाखों में एक, खुद से ही खुद की तारीफ। ठीक है, तो वैसे ही सेम आपको याद रखना है, क्या? पुरुष को क्या देखने को मिलेगा? उनको मिलेगा वृषण कोश। वृषण कोश के अंदर उनको मिलेगा वृषण के अंदर उनको मिलेगा क्या? वृषण पालिका। ठीक है, वृषण पालिका के अंदर मिलेगा शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका। और शुक्रजनक नलिका के अंदर, इस नलिका के अंदर क्या मिलेगा? इस नलिका के अंदर मिलेगा 2 प्रकार की कोशिकाएं। पहली कोशिका होती है शुक्रजनन कोशिका। ठीक है, पहली कोशिका का नाम है शुक्रजनन कोशिका और दूसरी का नाम है सटोली कोशिका। ठीक है, ये पूरा हमने मेल का वृषण खत्म कर दिया। अगर आपको कभी भी वृषण के बारे में लिखने का मौका मिले, इन सारे टॉपिक्स पर लिख देना। ठीक है, पहले लिख देना वृषण कोश के बारे में, फिर वृषण के बारे में, फिर वृषण पालिका, फिर शुक्रजनक नलिका, फिर शुक्रजनन कोशिका और सटोली। आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? सटोली कोशिका, नॉट सटोली नहीं, सटोली। ठीक है, सटोली कोशिका का काम क्या होता है? जो हमारा शुक्र जनन कोशिका है उसको पोषण प्रदान करने का। ठीक है, देखो सिंपल सा, ध्यान से सुनना। शुक्र जनन नलिका के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली कोशिका का नाम है शुक्र जनन कोशिका और दूसरी कोशिका का नाम है सटोली कोशिका। शुक्र जनन कोशिका शुक्राणु निर्माण करती है और शुक्राणु बनेगा तो उसको खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो खाना कौन देता है? सटोली देता है। क्लियर है? यस मैम, क्लियर बात। तो सिर्फ क्लियर कहो मत, ऐसा नहीं कि आज क्लियर है कल पूछे तो फिर गायब। कम से कम कुछ टाइम के लिए अपने दिमाग में बसा लो। ठीक है, अंतराली कोशिका अभी नहीं, अभी अंतराली कोशिका रुक जाओ। ठीक है, अंतराली कोशिका यहां नहीं पाया जाएगा, अलग मिलेगा आपको। दी कौन सा चैप्टर है? स्टडी गर्ल, ये आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन था जी गुरु माता। चलो अगला सवाल,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे बहुत ही आसान सा सवाल, ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछने वाले हैं। चल अगला सवाल सुनो ध्यान से। आप बताओ पुरुषों में कितनी प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं? इसका जवाब कितने बच्चे दे देंगे? ठीक है, अगला सवाल, पुरुषों में कितनी प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं? बबली खुशी, यस मैम, 4 बार वीडियो देखकर याद कर लूंगी क्योंकि आप मस्त समझाते हो। थैंक यू सो मच बबली। यम मैम, शुरू से पढ़ाई हो रही है क्या? हाँ हो 2। अच्छा, कौन है? दिव्या सिंह, साइंस स्टूडेंट, आंचल राजपूत। अरे एक एक ऐसे, पता है क्या करना है? ऐसे हाथ पकड़ना है और अपने गालों पर एक एक को कस के लगाना है। ये 2 बोलने वाले बच्चे इतना आसान सवाल पूछ रहे। नर में कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं? कुल भुला गए हो, ठीक है, दिमाग पूरा सब बच्चों का उड़ चुका है। नर में पाई जाने वाली ग्रंथियां, नर में जनन ग्रंथियों की संख्या, जनन ग्रंथियों की, नर में जनन ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3। कौन कौन सा? पहला याद रख लेना है, दूसरा, तीसरा। देखो, पहले का नाम है शुक्राशय, ठीक है, दूसरे का नाम क्या है? दूसरे वाले का नाम है प्रोस्टेट और तीसरे का नाम है काउपर। काउपर वाले का एक और नाम है बल्बोयूरेथ्रल। ये रहा मेल में, नर में पाई जाने वाली ग्रंथियों के नाम। नर के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, शुक्राशय, प्रोस्टेट, काउपर और बल्बोयूरेथ्रल। देखो, शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउपर, इन तीनों से एक लिक्विड बाहर निकलता है और इन तीनों से निकलने वाला लिक्विड आपस में मिलकर क्या बनाता है? वीर्य बनाता है, ठीक है। मेल के शरीर से एक दूधिया रंग का चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलता है, ठीक है। जितने भी मेल है उनको तो पता ही होगा, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? वीर्य कहते हैं। और उस वीर्य के अंदर क्या है? उस वीर्य का काम क्या होता है? इस वीर्य का काम होता है जो मेल के अंदर, नर के अंदर शुक्राणु बना हुआ है, ठीक है। शुक्राणु का संरचना कुछ इस प्रकार का, इसको नर युग्मक कहते हैं। ये क्या होता है? फीमेल के शरीर में जाता है और अंडाणु से क्रिया करके क्या करेगा? बच्चे का संतान का निर्माण करेगा। तो अब इस नर युग्मक के पास पैर तो है नहीं, तो फिर मेल से ये फीमेल में जाएगा कैसे? तो ये जाता है तैरकर, और तैरते किसमें है? पानी में। तो वो पानी आपका वीर्य है। वीर्य क्या है? इन तीनों से निकलने वाला एक तरल पदार्थ है जो वीर्य को एक माध्यम प्रदान करता है। और इसमें उपस्थित फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, आपका सुक्रोज हो गया, ये सब पाया जाता है जो शुक्राणु को पोषण देता है, एनर्जी देता है, खाने के लिए खाना प्रदान करता है। और ध्यान से सुनना, जो तीसरी वाली ग्रंथि दिखाई दे रही है बल्बोयूरेथ्रल, ये मेल का जो शिश्न होता है उसको चिकनाहट, ठीक है, उसको चिकना बनाने का भी काम करता है, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मैम चिपचिपा क्यों होता है? अरे ये चिपचिपा पदार्थ है। वीर्य क्या है? एक प्रकार का तरल। आप पानी भी देखो, लेकिन पानी में चिपचिपाहट नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं। उन सभी पदार्थ की उपस्थिति की वजह से ये आपको कैसा देखने को मिलता है? चिपचिपा, ठीक है। क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? यस मैम। चलो क्लियर है तो बहुत अच्छा है, नहीं क्लियर है तो हमें क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। बट आई थिंक आप लोगों को क्लियर ही होगा, ठीक है। फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज क्या करता है? एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है। इसमें फाइब्रिनोजन पाया जाता है, रिवर्स
प्रोस्टोग्लैंडिस पाया जाता है, बहुत सब कुछ है। दी वीर्य के अंदर शुक्राणु रहते हैं। हाँ जी मनीष पांडे, वीर्य के अंदर शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु में बहुत सारे जीव होते हैं मैम, लोग अपनी खुशी के लिए उस जीव को मार देते हैं। हाँ नेक्स्ट दी। ओके अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वीर्य को इंग्लिश में सैमन कहा जाता है। वीर्य को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सैमन कहा जाता है, ये याद रखना। और सैमन के अंदर स्पर्म यानी आपका शुक्राणु पाया जाता है। क्लियर? ये सैमन क्या करता है? मीडियम का काम करता है, माध्यम का काम करता है। केवल इसका काम है शुक्राणु को, स्पर्म को पोषण, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना और मेल से फीमेल में लेकर जाना। मेल में कैसे? मेल में ये वीर्य है। जब मेल क्या करता है? आपका संभोग करता है, तो मेल के शरीर से वीर्य क्या होता है? फीमेल के शरीर में एंट्री कर देता है। और जब आपका वीर्य जाता है तो वीर्य के साथ साथ शुक्राणु भी फीमेल के अंदर आ जाता है। फिर आपका शुक्राणु जाएगा अंडे के पास, वहां पर क्या करता है? आपका फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देख लिया जाए और क्लास एंड करने का भी टाइम हो रहा। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके अच्छा, ये बताओ माँ के शरीर में निकलने वाला सबसे पहला दूध क्या कहलाता है? ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। माँ के शरीर में, ठीक है, जब पहली बार दूध निकलता है, जब पहली बार वो क्या करती है? दुग्ध का स्त्रावण करती है अपने बच्चे के लिए, उस दूध को क्या कहा जाता है? ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। माँ के शरीर में सबसे पहला दूध जो स्त्रावण होता है, हम उसे क्या कहते हैं? भर्जन, ये कौन बता रहा है? मिल्क गलत है। माँ के शरीर से पहले निकलने वाला दूध बहुत हार्ड होता है, वो 6 महीने तक शिशु को बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है। निबंध नहीं लिखना है कार्तिक, बस एक लाइन का जवाब है, एक लाइन का जवाब है। नहीं पता है, चलो हम बताते हैं। कोलेस्ट्रम। ठीक है, माँ के शरीर से जो निकलने वाला दूध होता है, 6 महीने तक कहा जाता है ना कि बच्चे को पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे, ठीक है, अलग अलग प्रकार के क्या है? पोषण पदार्थ पाए जाते हैं, जो एकदम कंप्लीट। अगर बच्चे को कुछ नहीं खिलाया जाए, केवल वो माँ का दूध पिएगा, फिर भी वो हमसे ज़्यादा स्वस्थ होगा। हम लोग भले ही जितने भी आइटम्स खा लें, क्योंकि माँ के दूध में बहुत मात्रा में क्या पाया जाता है? पोषक पदार्थ, मिनरल्स पाए जाते हैं। और उनके शरीर से निकलने वाला जो प्रथम दूध होता है, उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम। और उनके शरीर में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो IgA। ठीक है, ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है माँ के प्रथम दूध में। ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, ये आपका क्या है? कंप्लीट हो गया। ये आप अगर आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो अब क्या ही बोला जाए। चलो अगला सवाल पूछिए। अगला सवाल आपका चैप्टर नंबर 2 से है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ये बताइए पराग कोश में,
ठीक है, पराग कोश हमारा जानते हो ना, पराग कोश में कितनी लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। पराग कोश के अंदर कितनी लघु बीजाणु धानी पाई जाती है? ठीक है, आसान सा सवाल। लघु बीजाणु धानी के अंदर पाए जाने वाले लघु बीजाणु धानी का संख्या बताओ। ठीक है, परागकोश इस तरीके का, ये फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? परागकोश कहलाता है। जब परागकोश को हम क्या करेंगे? अनुप्रस्थ काटेंगे, इस तरीके से बीच से काटते हैं, ट्रांसवर्सल इसको कट कहा जाता है। तो आपको इस तरीके का संरचना दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके का संरचना दिखाई देगा। इसमें आपको देखना क्या है? इसमें आपको पता चलेगा 4, कितनी? 4। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपका परागकोश के अंदर कितनी लघु बीजाणु धानियां? 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आप बताइए, इस लघु बीजाणु धानी के चारों तरफ कितनी परतें पाई जाती हैं? भित्ति की संख्या, दीवारों की संख्या। ठीक है, अगला सवाल आपसे, अगला सवाल देखो, 4 लघु बीजाणु धानी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल हम पूछ रहे हैं, इस लघु बीजाणु धानी के चारों तरफ कितनी परत पाई जाती हैं? ठीक है, इसका जवाब दीजिए। 4 4 इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है, परतों की संख्या पूछे, बहुत आसान सा सवाल है, परतों की संख्या। चार इज द राइट आंसर श्वेता पटेलो। 4 बिल्कुल करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, लघु बीजाणु धानी के चारों तरफ 4 प्रकार की परतें पाई जाती हैं, नामकरण कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से चारों तरफ पाई जाती हैं। ठीक है, 4 कौन कौन सा है? पहला होता है बाह्य स्तर, फिर होता है अंतःस्तर, देन है मध्य स्तर, और लास्ट होता है आपका टैपिटम। ठीक है, अगला सवाल आप बताओ, इन चारों में से कौन सा परत है जो लघु बीजाणु धानी के अंदर पाए जाने वाले लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करती है? इस लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या पाया जाता है? छोटे छोटे बीजाणु पाए जाते हैं, जिनको हम लघु बीजाणु कहते हैं। तो सवाल है, इन लघु बीजाणुओं को पोषण कौन प्रदान करता है? देखो, खाने के लिए खाना सबको चाहिए, बच्चों को खाना कौन देता है? माँ देती है। माँ अपने दूध से बच्चे का पोषण कर रही है। शुक्राणु को पोषण कौन दे रहा है? वीर्य दे रहा है। क्लियर, ये भी आपको पता है। शुक्राणु को पोषण आपका वृषण के अंदर कौन देता है? तो आपको पता है, सटोली कोशिका देती है। उसी तरीके से अगर हम पूछें कि लघु बीजाणु को, जो अभी लघु बीजाणु धानी के अंदर पाया जा रहा है, इसको पोषण कौन देता है? तो जवाब आ रहा है मेरे पास टेपिटम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, टेपिटम परत। ठीक है, टैपिटम परत क्या करता है? पोषण प्रदान करता है, और ये सबसे भीतरी आंतरिक परत है, सबसे अंदर पाई जाने वाली परत है। बाकी ये तीनों का काम क्या है? ठीक है, अगला सवाल, ठीक है, बाह्य स्तर, अंतः स्तर और मध्य स्तर, इन तीनों का काम क्या होता है? ठीक है, अगला सवाल आपके लिए, इन तीनों परतों का काम क्या है? बाह्य स्तर, अंतः स्तर और मध्य स्तर का काम क्या है? सबका देखो, अगर हमारे शरीर में अंग सारे हैं तो इनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम तो है, बिना काम का कोई भी अब प्रेजेंट नहीं है। तो आपसे सवाल पूछ रहे कि आप बताओ हमको कि बाह्य, अंतः और मध्य, इन तीनों का काम क्या है? ये तीनों क्या काम करते हैं? कोई काम करते हैं? यहाँ पे बस ऐसे ही पड़े रहते हैं? सुरक्षा देना, हार्डवर्क। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, एकदम करेक्ट। इस बार कार्तिक आप एकदम करेक्ट हो। सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। इससे ये क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके लिए, ठीक है, अगला सवाल आपके लिए है, ये बताइए परागकण,
ठीक है, परागकण के चारों तरफ कितनी परतें पाई जाती हैं और उनका नाम भी बताओ। ठीक है, परागकण हमारा कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, गोल संरचना, पाउडर नुमा संरचना होता है जो परागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानी में पाया जाता है। तो आसान सा सवाल है, परागकण के चारों तरफ कितनी दीवारें, कितनी भित्तियां पाई जाती हैं? ठीक है, आसान सा सवाल, कौन बताएगा? 4 पाई जाती। मनीष पांडे 2, आर्मी लवर 4। अच्छा, मास्टर आ गए, अरे वाह मास्टर जी डायरेक्ट 5 बता रहे। ओके, कोई आसान, कोई आंसर देगा? चलो, सब गलत जवाब दे रहे, 2 वाले बिल्कुल करेक्ट हो। जितने भी बच्चे 2 आंसर दे रहे एकदम करेक्ट है। परागकण के चारों तरफ 2 प्रकार की परतें, दीवारें पाई जाती हैं। पहला वाला, ठीक है, पहला वाला क्या कहलाता है? हमारा बाह्य स्तर। ठीक है, पहले वाले को बोलते हैं बाह्य चोल और उसके ठीक भीतर इसको बोलते हैं अंतःचोल। ठीक है, परागकण को चारों तरफ से 2 प्रकार की दीवारें, 2 प्रकार के परतें ढककर रखी होती हैं। पहला बाह्य चोल, दूसरा अंतःचोल। अगला सवाल है, बाह्य चोल किस चीज का बना होता है? ठीक है, अगला सवाल, बाह्य चोल किस चीज का बना होता है? ठीक है, ठीक है, अगला सवाल आपसे, बाह्य चोल किस रसायन से मिलकर बना होता है? स्पोरोपोलिनिन। मनीष पांडे का आंसर आ चुका है, स्पोरोपोलिनिन। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, कोई बच्चे तो हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको आंसर आ रहा है, जो एग्जाम में कर लेंगे। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाह्य चोल आपका एक बहुत ही, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पोरोपोलिनिन नामक रसायन से बना होता है जो बहुत मजबूत होता है। अगला सवाल है, अंतःचोल किस चीज का बना है? ठीक है, अगला सवाल, अंतःचोल किस रसायन से मिलकर बना है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अंतःचोल से रिलेटेड है और अब हमारा आखिरी क्वेश्चन भी होने वाला है, खत्म हो जाएगा फिर। चलो, हम समझा देते हैं। ठीक है, तुम लोगों के आंसर का वेट करते रहे ना, तो हम यहाँ से दिल्ली पहुँच जाएंगे और दिल्ली से वापस भी आ जाएंगे और तुम लोग अभी ओके ये लिखने में बिजी रहोगे। चलो हटाओ, बाह्य चोल स्पोरोपोलिनिन से बना होता है और अंतःचोल पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ठीक है, किसका? पेक्टोसेलुलोज का। परागकण को हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं क्योंकि इसके अंदर नर युग्मक पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? नर युग्मक पाया जाता है। अगला सवाल है, परागकण, देखो जो परागकण का ऊपरी परत है वो आपका कहीं कहीं क्या होता है? अब्सेंट होता है। ठीक है, परागकण ऊपरी परत क्या है? कहीं कहीं अब्सेंट होता है। जहां पर वो अनुपस्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है, परागकण का बाहरी परत जहां पर अनुपस्थित होता है उसको जनन छिद्र कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है? नली बनाने का काम करता है, पराग नलिका का निर्माण करता है। अगला सवाल, परागकण के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली कोशिका जनन कोशिका और दूसरी कोशिका हमारा क्या होता है? आपका कायिक कोशिका। जनन कोशिका आपका नर युग्मकों का निर्माण करता है और कायिक कोशिका बनने वाले नर युग्मकों को पोषण प्रदान करता है। क्लियर? हमने क्या बोला? ये हमारा परागकण है। परागकण नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। ये हमारा लघु बीजाणुधानी के अंदर पाया जाता है। इसके ऊपर 2 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। पहला है बाह्य चोल, दूसरा है अंतःचोल। बाह्य चोल आपका स्पोरोपोलिनिन नामक रसायन से मिलकर बना होता है जबकि अंतःचोल पेक्टोसेलुलोज से मिलकर बना होता है। इस परागकण के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। छोटी वाली कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं और जो बड़ी वाली कोशिका दिखाई दे रही है उसे कायिक कोशिका कहते हैं। जनन कोशिका हमारा क्या करता है? नर युग्मक का निर्माण करता है। कितने नर युग्मक? 2।
ठीक है, 2 नर युग्मकों का निर्माण करता है, जबकि हमारा कायिक कोशिका बनने वाले उन नर युग्मकों को पोषण प्रदान करता है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, बताइए यहां तक क्लियर है? यस मैम। देखो, जिसको चोल पढ़ने में दिक्कत हो रहा है वो परत भी कर सकता है, बाह्य परत। देखो, बाह्य चोल को हम एक्साइन के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी वाले। सोनल गिरी, अगर आप यहाँ पर हो, ठीक है, तो आप देख लो। ठीक है, इंग्लिश में भी बता दे रहे हैं, परागकण को इंग्लिश में पोलन ग्रेन कहते हैं, जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पाया जाता है। अगला क्या है, हमने क्या बताया? परागकण पोलन ग्रेन के चारों तरफ 2 प्रकार की लेयर होती हैं। ऊपरी लेयर को एक्साइन कहते हैं और अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। तो बच्चों, हिंदी वाले बच्चे ये नाम भी याद कर सकते हैं, एक्साइन और इंटाइन। क्लियर? बताइए यहां तक क्लियर है? यस मैम, थैंक यू सो मच आंचल राजपूत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं अब, ठीक है? और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग क्लास में मेरे आए। रोज बने रहो, क्योंकि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब सिलेबस का चिंता नहीं करना है। ठीक है, सिलेबस आपका पूरी तरीके से हमने खत्म कर दिया। रिवीजन करते रहो, ठीक है, दिन भर में 1-2 बार जाकर कोई वीडियो 2x पे कर देना, प्लेबैक स्पीड बढ़ा देना और वीडियो पूरा देख डालो। ठीक है, मस्ती के साथ हमने पढ़ाया है, आप पढ़ सकते हो। और हर सुबह क्लासेस के लिए अब तैयार रहो, कमर कस के। 1 घंटे की क्लासेस रहेगी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार तरीके से, और हर दिन प्रॉमिस करते हैं कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। और आपके लिए गुड न्यूज़ जो था, क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक सीरीज आपका स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन बैंक मेरे हाथ में आ चुका है और आपका कल से ही कोशिश रहेगा कि क्वेश्चन बैंक सीरीज हम स्टार्ट करें। ठीक है, तो तैयार रहो। और हाँ, हो सकता है कि अब हम आपका रात में भी एक क्लास लें, तो प्लीज़ तैयार रहिए। अगर नाइट में क्लास चलता है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हर दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए तैयार रहो। और अब कमर कसो, क्योंकि टाइम बहुत कम रह चुका है, 4 महीने का समय है। तो 4 महीने में क्या करना है, एकदम फाड़ कर पढ़ाई करना है। ठीक है, एकदम पूरा मेहनत करना है, कुछ भी करके नंबर अपने हाथ में लाना है। ठीक है ना? जी मैम, ओके देन, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। आई होप आप सभी ने मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हो तो कृपया करके अपना हाथ उठाएं और लाइक का बटन प्रेस कर दें। और मिलते हैं आपसे शाम को 6 बजे। अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, पढ़ते रहो और जस्टफुल क्लासेस से जुड़े रहो। धन्यवाद।